जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने लेकर के आ चुके हैं क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। वे न्यूमेरिकल्स जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और पीछे आप सभी को देख सकते हो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में एक एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराने वाले हैं और बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। कई बार यानी कि यहाँ पर मैंने जितने भी इस नोट्स में लिखे हैं ना, इस नोट्स में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस नोट्स में मैंने वे क्वेश्चन लिए हैं जो कम से कम 4 साल या 5 साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है छांटने में, लेकिन हो गया। आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस नोट्स से मैं प्रत्येक न्यूमेरिकल की फ़ोटो जो है आपको बारी बारी से स्क्रीन पर लगा दूंगा और आप लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे और हम लोग पीछे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला न्यूमेरिकल आप सभी को स्क्रीन में नीचे तरफ दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, इस न्यूमेरिकल में बताया जा रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच जिसका अपवर्तनांक कितना दिया गया है 1.5, कोष्ठक में लिख दिया गया है कि कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करना है। देखो, ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया आप लोग देख सकते हो। 2011 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया और 2022 में पूछा गया। तो आप लोग देख सकते हो कि 3 3 6 यानी 6 वर्ष ये एग्जाम में पूछा गया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले देखो, किसी भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करो, ठीक है ना, सबसे पहले उसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो चीज़ आप लोग लिख लो। जैसे इस न्यूमेरिकल में आप लोग देखोगे तो प्रकाश की चाल निर्वात में दी गई है। तो सर्वप्रथम आप लोग यहाँ पर पहला नंबर डाल देते हैं, ठीक है ना, और लिखते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। देखिए, जो चीज़ दिया रहे सर्वप्रथम आप लोग लिख दो दिया है, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे लिखेंगे दिया है, फिर लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल। बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। चाल ऐसे लिखेंगे, उसके बाद लिख देंगे जो चीज़ दी हुई है, जैसे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ऐसे आप लोग लिखेंगे। उसके बाद अगला देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि कांच जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.5। तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए कांच का अपवर्तनांक लिख देंगे, ठीक है ना, लिख देंगे कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक ऐसे आप लोग लिख देंगे। जैसे 1.5 यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। आगे इसमें बताया जा रहा है कि माध्यम में यानी कांच में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करना है। तो देखो, आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र। जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र। क्या पढ़े, देखिए एग्जाम में ऐसे आपको सूत्र लिखना है, उसके बाद ही वैल्यू पुट करना है, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो वायु में प्रकाश की चाल, ध्यान देना, वायु में या कह लो निर्वात में, ठीक है ना, वायु में प्रकाश की चाल। सर्वप्रथम आप लोग सूत्र लिखेंगे, ठीक है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल या कह लो वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है। बटे में लिखेंगे आप लोग माध्यम में प्रकाश की चाल। सूत्र आप लोगों को याद होगा, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इतना तो आप लोग पढ़े ही होंगे, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। ऐसे आप लोग सूत्र लिख देंगे सर्वप्रथम। उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, ये चीज़ देखो। जैसे इस प्रश्न में कहा गया है कि कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो, तो यहाँ पर माध्यम की जगह पर हमारा क्या है, कांच है, ठीक है ना, यानी माध्यम क्या है, कांच है। तो सर्वप्रथम वैल्यूज आप लोग ऐसे ही पुट कर देंगे। वायु में प्रकाश की चाल आपको कितनी दी गई है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर लिख दो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। बटे में आप लोग देखिए माध्यम में प्रकाश की चाल तो हमको ज्ञात ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर माध्यम को परिवर्तित करके लिख देंगे कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल। न्यूमेरिकल लगाने का ओरिजिनल तरीका मैं आपको आज की इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख देंगे कांच में प्रकाश की चाल। उसके बाद देखो, इक्वेशन ये बन चुकी है, ठीक है ना, इक्वेशन बन चुकी है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक की जगह पर आप लोग ये वाली वैल्यू रख देंगे 1.5। तो 1.5 आप लोग लिख दो, बराबर में ये वाली वैल्यू पूरी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। 3 × 10⁸ बटे में क्या है, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लो कांच में प्रकाश की, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ प्रकाश की चाल, ओके। अब देखिए भाई, अब देखो यहाँ पर इसका इधर आप लोग पक्षांतर कर देंगे और इसका उधर पक्षांतर कर देंगे। तो आप लोग इधर देखेंगे क्या आ जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल
और गुणे में इधर क्या हो जाएगा 1.5, क्योंकि ये इधर भाग का काम कर रहा है तो जैसे इधर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा और बराबर में क्या बचेगा 3 × 10⁸। अब हमें 1.5 को क्या करना है, इधर ले जाना है। तो इधर हमारा क्या बचेगा, कांच में प्रकाश की चाल, सेम टू सेम आप लोग लिख देंगे, ठीक है। और 3 × 10⁸ बटे में क्या आ जाएगा 1.5। अब देखिएगा 1.5 से 3 2 बार में कट जाएगा तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसको मिटाते हैं फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई जल्दी जल्दी से इसको सफा कर देते हैं और फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है, हर वर्ष पूछे गए हैं। मैं केवल वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो हर वर्ष आते हैं, ठीक है ना। फालतू के क्वेश्चन नहीं करेंगे, टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे, केवल वे क्वेश्चन कराएंगे जो हर वर्ष एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर शो होने लगा होगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ध्यान दीजिएगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करो। सर्वप्रथम आप लोग ध्यान देंगे कि उत्तल लेंस दिया गया है, तो उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक होती है। तो सर्वप्रथम आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा नंबर डालेंगे, फिर लिखेंगे दिया है, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, अब दिया है यहाँ पर हम लिख देंगे उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी ऐसे लिख दो, फोकस दूरी कोष्ठक में स्मॉल f बराबर में क्या दिया गया है, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लोग 50 सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है कि लेंस की क्षमता ज्ञात करो। तो आप लोग लेंस की क्षमता का सूत्र जानते होंगे। लेंस की क्षमता का सूत्र सर्वप्रथम लिखेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/f, यानी कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम, लेकिन एफ जहाँ पर क्या होता है, मीटर में होता है। ऐसे ही आपको एग्जाम में कोष्ठक में लिख देना है, एफ क्या होता है, मीटर में। लेकिन आप लोग क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, कई लोग क्या करेंगे कि सीधा 1/50 कर देंगे, ठीक है ना। इसकी जगह पर एफ की जगह पर सीधा ये वैल्यू पुट कर देंगे और क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाएगा, क्योंकि उनको नहीं पता कि भाई यहाँ पर फोकस दूरी हमें मीटर में रखनी है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम आप लोग ऊपर ही 50 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 50 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 मीटर, यानी कि आधा मीटर। तो अब यहाँ पर एफ की जगह पर क्या करेंगे, 1/2 नीचे रख देंगे, ठीक है, 1/2 रख देंगे। और जब ये पलटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, जिसका डी आप लोग बना देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन है ना एग्जाम में 2 से 3 अंक के आने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और फिर चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहें ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इन क्वेश्चंस को ढूंढने में और फिर आप सभी के सामने अच्छे तरीके से इनको सॉल्व करके वीडियो क्रिएट करने में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, किसी लेंस में वस्तु की लंबाई, ठीक है ना, वस्तु की लंबाई दी गई है तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई में, ध्यान देना, वस्तु की लंबाई में तथा प्रतिबिंब की लंबाई में लेंस कौन सा है ये क्लियर हमको बताया नहीं गया। अनुपात हमें दे दिया गया 1/4 का। आगे कहता है कि इस दशा में u तथा v में अनुपात आपको बताना है। u जहाँ पर क्या है, बिंब दूरी है और v आपका प्रतिबिंब दूरी है। तो सर्वप्रथम आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, लिख देंगे तीसरा नंबर और लिख देंगे दिया है। क्या दिया है भाई, दिया है हमको कि वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ठीक है ना, ध्यान देना, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई या कह लो ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई जिसको हम क्या कहते हैं, यच कहते हैं, ठीक है। कई लोग आई से भी दर्शाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जो भी दर्शाना चाहते हो दर्शा सकते हो। और प्रतिबिंब की लंबाई, तो नीचे लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। और कोष्ठक में लिख देंगे एच डैश, इसको एच डैश से दर्शाते हैं। बराबर वैल्यू में क्या दिया गया है, 1/4 का अनुपात दिया गया है, तो 1/4 आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब हमसे कह रहा है कि इस दशा में u तथा v के बीच अनुपात आप लोग ज्ञात करो। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे दर्पण नहीं है, लेंस है, ठीक है ना, किसी लेंस की बात की गई है। तो सर्वप्रथम आप लोग लेंस के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना। लेंस में आवर्धन आप लोग लिखेंगे, लेंस में आवर्धन,
का सूत्र क्या होता है, लेंस में आवर्धन जिसको यम कहते हैं, और यम बराबर होता है दोस्तों एच डैश अपान एच बराबर होता है वी अपान यू के। ठीक है, ये फार्मूला होता है जहां पर एच डैश क्या होता है, एच डैश होता है प्रतिबिंब की लंबाई और एच क्या होता है बिंब की लंबाई। ठीक है, एच क्या होता है बिंब की लंबाई यानी वस्तु की लंबाई, और बराबर में वी होता है दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी और यू होता है बिंब की दूरी। ठीक है, तो इसको आप लोग समीकरण 1 बना लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 आपने बना लिया और यहाँ पे देखो इसको एक बार आप लोग पलट दीजिए, यानी कि नीचे वाला ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाला नीचे कर दीजिए, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगा, सॉरी इसको मात्रक से ही दर्शा देते हैं, एच डैश ऊपर चला जाएगा और बटे में एच आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब देखिएगा एच डैश और एच की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एच डैश और एच की जगह पर हम यम रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, यम रख सकते हैं या वी बाई यू रख सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, एच डैश बटे एच की जगह पर वी बाई यू रख देंगे, जो कि आ जाएगा 4/1, और वी और यू के बीच ही आप लोगों से अनुपात पूछा गया था। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही सिंपल है। तो इस क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पर लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ, ये आपको वहाँ पर समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने चौथे क्वेश्चन को अपने बोर्ड पर लिख लिया है और पूरा क्वेश्चन आप सभी को पहले दिखाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है संलग्न चित्रानुसार, यानी इस चित्र में आपको देखना है। ठीक है, संलग्न चित्रानुसार प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण वायु से, ठीक है वायु माध्यम है ऊपर, वायु से किसी दूसरे माध्यम पर जा रही है। ये किरण है वायु से किसी दूसरे माध्यम पर जा रही है। कहा जा रहा है वायु के सापेक्ष, यानी वायु के सापेक्ष में माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये कोण आपको 60 डिग्री दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का कोण 60 डिग्री है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट क्या गलती करेंगे कि इसी को आपतन कोण मान लेंगे, ठीक है ना, और इसी को क्या कर लेंगे अपवर्तन कोण इस वाले को मान लेंगे और स्नेल का नियम लगा देंगे। यहीं से आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको ये देखना है कि जो कोण बनेगा, ये किरण है ठीक है प्रकाश की, जो कोण प्रकाश की किरण और अभिलंब के बीच बनेगा केवल वही आपका आपतन कोण होगा। ध्यान देना, ये आपका आपतन कोण हो गया, ठीक है ना, ये वाला कोण, इतना सिर्फ, ये वाला नहीं, ठीक है। और जो कोण आपका अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बनेगा, ठीक है, ये आपकी अपवर्तित किरण है, यहाँ से ये अपवर्तित हुई है माध्यम के पृष्ठ से, ठीक है ना, और जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है ये वाला, ये आपका हो जाएगा अपवर्तन कोण। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन कोणों की वैल्यू निकालना है। वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक है, तो 90 में से 60 घटाएंगे तो ये कोण की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री। उसके बाद देखो ये यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है और पूरा 90 डिग्री है, तो 90 में से 45 घटाएंगे तो कोण आर का मान आपको कितना मिल जाएगा 45 डिग्री मिल जाएगा। मिल गया। अब देखिए हमें आपतन कोण का मान भी मिल गया और अपवर्तन कोण का मान भी मिल गया। अब सिंपल आपको करना क्या है, स्नेल का लॉ लगा देना है, स्नेल्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। उसके बाद स्नेल का नियम क्या कहता है कि किसी भी पृष्ठ पर जब अपवर्तन होता है तो वहाँ पे होता क्या है कि साइन आई, ठीक है, साइन आई अपान साइन आर जो होता है किसके बराबर होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक के, ठीक है, किसके बराबर होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक के, या इसी को कई लोग क्या कह देते हैं एक नियतांक भी मान लेते हैं। तो अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है जो कि होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा साइन आई, तो साइन आई की जगह पर आप लोग क्या वैल्यू रख देंगे 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री बटे में साइन आर की जगह पर आप लोग 45 डिग्री लिख देंगे, ठीक है, साइन 45 डिग्री बराबर में आपका ये चीज़ लिख देना वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, जो लोग मैथमेटिक्स लिए होंगे जानते होंगे, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 और साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, ठीक है, और ये बराबर होगा किसके निरपेक्ष अपवर्तनांक के, जो हमें ज्ञात करना है, ठीक है, जो हमें ज्ञात करना है। तो अब आगे देखिए इसको सॉल्व करते जाइए, तो 1/2 गुणे इसको पलट देंगे तो ये ऊपर √2 चला जाएगा बटे 1, तो आपको आंसर मिलेगा √2/2, इसको और काट दीजिए तो ये आ जाएगा 1/√2, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपका ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखिए एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये क्वेश्चन हर वर्ष एग्जाम में आ रहे हैं, सबसे बड़ी ये चीज़ है, ठीक है ना। बाकी वैसे तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ खास क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर बताना चाहिए ताकि आप सभी का नॉलेज बढ़े, ठीक है ना, और आप लोग उनकी तैयारी करें, अच्छे अंक आपको मिले। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। क्या है? वक्रता त्रिज्या आपको दी गई है किसकी? अवतल दर्पण की। आगे देखिए, दर्पण से 30 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करना है। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लिखिए पांचवा प्रश्न, ठीक है, पांचवा प्रश्न लिख दिए। अब आगे आपको देखना है कि दिया क्या गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है, ठीक है, दिया है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है तो ध्यान देना कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम लोग सवाल लगाते समय हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की 2 गुना होती है, तो वक्रता त्रिज्या का मान अगर हमें 40 सेंटीमीटर दिया गया है तो यहीं से आप लोग फोकस दूरी का मान क्या कर देंगे, 40 का आधा कर देंगे, यानी 20 सेंटीमीटर यहाँ से ही निकाल लेंगे। तो दिया है वक्रता त्रिज्या बराबर 40 सेंटीमीटर, इसलिए ठीक है, इसलिए फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ बराबर -20 सेंटीमीटर। यहीं से आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर भी माइनस लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे आप लोग लिख देंगे। आगे कहा जा रहा है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है, ठीक है, दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, यानी आपको बिंब की दूरी दी गई है। तो बिंब की दूरी आपको क्या दी गई है? बिंब दूरी यानी वस्तु की दूरी, मतलब बिंब दूरी जिसको हम यू कहते हैं। तो बिंब दूरी हमेशा निगेटिव होती है, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस में इसको भी लेंगे, जो कि होगा -30 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे कहता है कि क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। सबसे पहले तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, यानी प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पे सर्वप्रथम आप लोग लिख दीजिए दर्पण के सूत्र से, ठीक है, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ पे वैल्यू रखो, 1/f की जगह पर -20, ठीक है, बराबर में 1/v तो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये चीज़ हमें नॉलेज में अभी नहीं है, ठीक है। तो v को ऐसे ही रख देंगे, और u की जगह पर 1/u की जगह पर आप लोग देख सकते हो -30, तो -30 लिख देंगे। अब देखिए 1/v को इधर ला लीजिए, यानी कि या फिर 1/30 को इधर ला लीजिए, ठीक है ना। तो 1/v एक तरफ बचेगा और एक तरफ हो जाएगा -20, और ये आएगा तो इधर पॉजिटिव में हो जाएगा और 1/30, ठीक है, ऐसे आपका हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, आगे देखिए 1/v बराबर, इन दोनों का आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो आप लोगों को 60 मिलेगा, ठीक है। 20 × 60, 3 × 1 = 3 -3 प्लस 30 × 2 = 60, 2 × 1 = 2। तो आप लोग देखेंगे कि 1/v बराबर आपको मिलेगा -1/60। कितना मिला? 1/60, या इसी को पलट दो तो v बराबर आपको क्या मिला? -60। v बराबर यानी प्रतिबिंब की दूरी आपको क्या मिल गई? -60। तो इसका मतलब माइनस लगा हुआ है, इससे आप क्या समझते हैं? माइनस लगा हुआ इसका मतलब ये है कि आपका प्रतिबिंब जो है बाएं साइड बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। जबकि आपकी वस्तु कहाँ पर रखी हुई है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आपका प्रतिबिंब उससे दुगना दूरी पर बनेगा, ठीक है। और क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा? सबसे बड़ी बात यह है, तो देखो ये प्रतिबिंब जो है, चूंकि अवतल दर्पण की बात की जा रही है, अवतल दर्पण में होता क्या है कि सभी प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं, केवल एक स्थिति में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, लास्ट स्थिति में, और वो कब बनता है? वो दर्पण के पीछे बनता है। तो अगर कोई प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो उसकी दूरी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, लेकिन यहाँ पर दूरी क्या आ रही है? निगेटिव आ रही है, इसलिए भाई ये दर्पण के पीछे तो बन नहीं रहा, ये दर्पण के बाएं तरफ ही बन रहा है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ से हम लिख देंगे कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है, यहाँ से ही हमको ये नॉलेज हो जाएगी कि ये एक वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि अगर ये आभासी या सीधा प्रतिबिंब होता तो ये पॉजिटिव होता, ठीक है। यहाँ से आप लोग पकड़ सकते हो ये बात को। चलो अब इसको मिटाते हैं, फिर चलते हैं आगे। कुछ क्वेश्चन अभी हमने लिए हुए हैं आप सभी का, वो बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में जो जो पूछे जाते हैं सब सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को बताएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो
आगे पेज पलटते हैं और अगले क्वेश्चंस को खोलते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। आप लोग देख सकते हो 12 में आया, 13 में आया, 14 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 18 में आया, 22 में आया, 23 में आया। वाह भाई वाह, गजब का क्वेश्चन है। देखो, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण आपको दिया गया है 45 डिग्री और उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए, ये सवाल अगर आप इसके डिटेल में जाएंगे, क्रांतिक कोण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, क्रांतिक कोण आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग फुल मार्क्स मिले कैसे करेंगे? पहली बात तो ये 2 अंक या 3 अंक का आएगा, इससे ज़्यादा आएगा नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक सूत्र इसका याद करना पड़ेगा। इसका सूत्र होता है कि वायु के सापेक्ष, ये आप लोग 12th में पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसलिए इसके अभी डेरिवेशन पर नहीं जाएंगे। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का, ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक बराबर होता है किसके? बराबर होता है 1/sin c। अब c यहाँ पर क्या है, ध्यान देना, sin c यहाँ पर क्या है? क्रांतिक कोण है। c की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, c बराबर क्रांतिक कोण। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद करेंगे और इसी के बेस पर ऐसे सवाल आपके लगेंगे। तो यहाँ पर अपवर्तनांक देखिए, हमें ज्ञात ही करना है अपवर्तनांक, तो यहाँ पर हम एक तरफ अपवर्तनांक लिख ही देंगे, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं। ठीक है, और 1/sin क्रांतिक कोण की वैल्यू कितनी दी गई है? 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री लिख दो, आगे सॉल्व करो। 1/sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो लिख दो 1/√2। जब ये पलटेगा तो √2 आपका आंसर आ जाएगा। अपवर्तनांक की वैल्यू √2 आपको मिल जाएगी और आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। इसको भी मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, कोई खास क्वेश्चन नहीं था, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए खास था, बाकी हल करने में तो कोई कठिन नहीं था। आप लोग इसका सूत्र याद कर लेंगे, इतने में ही सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर पर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती दी गई है या रखी गई है। तो लेंस से बने, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लेंस की बात की जा रही है, दर्पण की नहीं। एग्जाम में आप लोग लेंस या दर्पण में अंतर जरूर देखिएगा, नहीं तो पता लगा आप दर्पण वाला सूत्र लगा रहे हैं और क्वेश्चन लेंस वाला दिया है, तो ऐसे में नंबर कट जाएंगे। तो देखिए, दिया गया है कि, ठीक है ना, लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है, सर्वप्रथम ये लिखो। ठीक है, दिया है, लिख दिए भैया। आगे लिखेंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, सर्वप्रथम आपको बता दें, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, सबकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो आप लोग यहाँ पे पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, एफ बराबर कितना लेंगे? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर सिंपल सा लिख दो। आगे कहता है कि 20 सेंटीमीटर दूर एक 10 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती रखी गई है। तो दूरी कितनी है वस्तु की, यानी कि बिंब दूरी आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बिंब दूरी u और बिंब दूरी हमेशा निगेटिव होती है, ध्यान देना, तो माइनस में 20 सेंटीमीटर लिख दो। ठीक है, आगे देखो, 10 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती है, यानी कि बिंब की लंबाई आपको दी गई है, ऐसे ही अलग अलग लिखना है, बिंब की लंबाई, जिसको हम जनरली h से प्रदर्शित करते हैं, और ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, ऐसे आपको लिखना है। और देखिए, किसी भी बिंब की लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि बिंब ऊपर मुख अक्ष के रखी जाती है और उसकी ऊंचाई ऊपर की ओर मापी जाती है, इसलिए पॉजिटिव होती है। अब कहा जा रहा है कि लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करना है। अब मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करना है। देखिए, एफ भी हमें मिला है, यू भी हमें मिला है, यानी कि हमें वी ज्ञात करना है प्रतिबिंब की। तो यहाँ पे लिख दो लेंस सूत्र से। ठीक है, लेंस सूत्र से। अब लेंस सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/, ठीक है, 1/v माइनस 1/u। ध्यान देना, दर्पण में क्या होता है कि यहीं पे पॉजिटिव आ जाता है और लेंस में क्या होता है? निगेटिव आ जाता है, बस इतने का फर्क है। अब देखिए, 1/f की जगह पर आप लोग वैल्यू लिखो 10। ठीक है, 10 लिख दो, बराबर, ये इक्वेशन है। ठीक है, 1/v हमें ज्ञात करना है और माइनस में 1/u की जगह पर आप लोग क्या लिखेंगे? माइनस में 20, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 20। ठीक है, अब देखिएगा 1/v बराबर इक्वेशन, ठीक है, 1/v बराबर 1/10 और इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 20 इधर आ जाएगा। अब 1/v बराबर आपको क्या मिलेगा? एलसीएम लीजिए, 20 ही आएगा, 10 दूना 20, 2 एक कम 2, माइनस 20 एक कम 20, एक एक कम 1, तो 1/v बराबर आपको मिलेगा 1/20।
तो आप लोग v बराबर कितना पाएंगे 20। देखा भाई, देख सकते हो कि आपको प्रतिबिंब दूरी कितनी मिल गई 20। तो यहाँ से आप लोग क्या सीखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में पूछा ही गया था, और बाकी पूछा नहीं गया कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, साइज कितना है, ये सब नहीं पूछा गया। आपसे पूछा गया है मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति। तो आप लोग देख सकते हो कि मोमबत्ती का प्रतिबिंब जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और 20 सेंटीमीटर की दूरी पॉजिटिव में है। इसका मतलब यह है कि दर्पण के पीछे तरफ बनेगा। पीछे तरफ क्यों बनेगा, क्योंकि उत्तल लेंस है, तो आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको पहले मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको पहले मिटाते हैं भाई, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। बहुत ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा दिमागदार, और काफ़ी लोग इसी में अटक जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं दी गई है। केवल 1-2 डिटेल के आधार पर ही आपसे सवाल पूछा गया है। देखो, सर्वप्रथम लिखो, दिया है, ठीक है। ये तो आपको ध्यान ही देना है, न्यूमेरिकल में प्रत्येक में लिखना है, दिया है। अब क्या दिया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखो कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी। देखिए, मैं पहले ही बताया हूँ कि फोकस दूरी उत्तल लेंस हो या दर्पण हो, सबकी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, अवतल में निगेटिव। तो फोकस दूरी एफ बराबर आप लोग कितना लिख लेंगे, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। आगे कहता है कि 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है ना। किसी वस्तु का 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। तो सबसे पहले देखो, अगर बिंब दूरी क्या है, बिंब दूरी u है, ठीक है। बिंब दूरी u है क्योंकि हमें दिया नहीं गया तो अपने से u मान लो। और आप लोग जानते हैं कि लेंस में होता क्या है, आवर्धन बराबर लेंस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेंस में आवर्धन यम बराबर होता है v बाई यू के, पॉजिटिव में, ठीक है, v बाई यू के होता है। और यही चीज़ बराबर होती है h डैश अपान h के, ठीक है। तो v बाई यू जो होता है, यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, एक चीज़ निकालेंगे, v का मान, ठीक है। तो v का मान आपको क्या मिलेगा, v बराबर यू यम मिल जाएगा, ये चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा ऐसे ही आगे चलेंगे। आगे कहता है कि लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, यानी कि हमें यहाँ पर बिंब दूरी ही निकालना है, यू की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। अब देखो आगे, लेंस सूत्र लगाओ सबसे पहले, लेंस सूत्र से, ठीक है, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र में क्या करेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की जगह पर आप लोग वैल्यू क्या रख देंगे, 50, ठीक है, 50 रख दो। और 1/v तो हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, देखो कहा क्या गया है कि v जो है क्या है, यहाँ से देखिएगा, आवर्धन का मान आपको दिया है, ध्यान देना। आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब और बिंब का अनुपात होता है। तो यहाँ पे साफ लिखा गया है कि किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, प्लस प्रतिबिंब आपका कैसा है, वास्तविक है। तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यम का मान आपको कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, क्योंकि प्रतिबिंब 2 गुना है। तो यम का मान आप लोग 2 लिख देंगे, तो ये 2u हो जाएगा। और साथ में ये भी दिया गया है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। तो भाई देखो, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन का मान निगेटिव रहेगा। तो v की वैल्यू आपको -2u मिल गई। ध्यान देना, यहीं पर इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आता है और आप लोग इसी में अटक जाएंगे। तो 1/v आप लोग क्या करेंगे, v की जगह पर आप लोग -2u लिख दो, ठीक है। और -1/u की वैल्यू तो आपको ज्ञात ही करना है, तो u लिख दो। आगे देखो 1/50, ठीक है। अभी इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2v ही आएगा, ठीक है। पॉजिटिव में ले लो, 2v एक कम, एक बार जाएगा तो -1 ऊपर आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे तो u, 2u, और ये ध्यान देना u है, ठीक है ना, मैंने v जैसे लिख दिया। तो u से u कटेगा तो 2 बार जाएगा, और 2 का यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखिए 1/50 आ जाएगा -3/2u, ठीक है। कितना आ गया, 2u। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका इधर पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा 2u, और इसका इधर तो ये हो जाएगा -50 का 3 में गुणा करेंगे तो 150, ठीक है। अब u बराबर आपको कितना मिलेगा, -150/2। तो u का मान आपको मिल जाएगा
ध्यान दीजिएगा 75, ठीक है, 75 माइनस में। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि बिंब यानी वस्तु को आपको कहाँ पर रखना होगा, बाएं तरफ, ठीक है ना। दर्पण या लेंस की बात है ना, हाँ लेंस की बात है। तो लेंस के बाएं तरफ आपको 75 सेंटीमीटर की दूरी पर अपनी वस्तु रखनी होगी, तभी ये चीज़ आपका होगा, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक ना किए हो तो कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराना पड़ता है। अब देखिए, लाइक शेयर करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और मैं ऐसे ही प्रत्येक चैप्टर के आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता रहूँगा। अगला देखिए 9वां क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, ध्यान दीजिएगा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी आपको दी गई है और उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम लिखते हैं भाई, ठीक है, लिखना शुरू करते हैं। दिया है क्या दिया है, इसको लिखते हैं। उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी आप लोग लिख देंगे पॉजिटिव में कितनी है, 15 सेंटीमीटर, जो कि बराबर है स्मॉल एफ के, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है कि कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो यू का मान आपको दिया गया है -10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि बिंब दूरी हमेशा नेगेटिव होगी, मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब कहता है प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आपको ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब की स्थिति आप लोगों की कैसी होगी। तो यू दिया है, एफ दिया है, प्लस दर्पण है, तो सिंपल आप लोग क्या करेंगे, दर्पण सूत्र लगा देंगे, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब देखिएगा 1/f की जगह पर 15 रख दो, और 1/v हमें ज्ञात करना है, और u की जगह पर 1/10 रख देंगे, ठीक है। u हमें दिया ही गया है 10 सेंटीमीटर। तो आप देखिएगा इसका इधर पक्षांतर कर दो, 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/10, ठीक है। 1/v बराबर एलसीएम आ जाएगा 30, 15 दूना 30, 2 1 कम 2 प्लस 10 3 30, 3 1 कम 3, तो आपको 1/v बराबर 5/30, ठीक है। तो v बराबर आपको मिल जाएगा 6, क्या मिला, 6, 5 छक्के तय, पलट देंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि प्रतिबिंब की स्थिति आप लोगों को मिली 6 सेंटीमीटर, क्या मिली, 6 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब इसका कैसा बनेगा, पॉजिटिव में है, ध्यान देना, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, प्लस उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब तो पीछे बनना ही है, ठीक है। देखो प्रकृति के बारे में भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि पीछे बनेगा, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा ही तो बनता है, तो लिख देंगे आभासी तथा छोटा बनेगा, इसमें और कुछ करना नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन। टोटल 10 ही क्वेश्चन मैंने लिया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है, ठीक है ना, बट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि आपतन कोण 42 डिग्री है, इसके लिए एक चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये बना लिए हम चित्र। कहता है कि अगर आपतन कोण 42 डिग्री है तथा अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, तब अपवर्तित किरण किस कोण से विचलित होती है, यानी कितना कोण का डिफरेंस आया, कुल मिला के ये हमें ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले किरण बनाते हैं, ये कोई किरण आई, इसका आपतन कोण है 42 डिग्री, अभिलंब के साथ बना कोण 42 डिग्री है, ठीक है, और अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, यानी कि ये अपवर्तित हुई तो ये 42 से आई थी, इसको जाना ऐसे चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन ये चली कैसे गई, और कम पर ही चली गई, ठीक है, 30 डिग्री पर चली गई। अब देखो अगर ऐसे जाती तो ये 42 डिग्री पर होती, ऐसे गई तो ये 30 डिग्री पर गई, तो हमें अब बताना है कि किस कोण डिफरेंस पर गई, यानी हमें किस कोण से ये विचलित हुई, तो इसका कुल मिलाकर के इस कोण की हमें वैल्यू निकालना है। तो ये पूरा कोण अगर 42 डिग्री है और ये कोण अगर 30 डिग्री है, तो सिंपल सी बात है 42 डिग्री से 30 डिग्री घटा दो, 12 डिग्री आपका विचलन मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं भाई, इतने सिंपल क्वेश्चन है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी।